वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह। मेरे YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर 6 का पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में, मोड्स ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट के बारे में, आइडेंटिफाई एंड यूजेस IP, मैक, IMEI के बारे में, पॉपुलर्स वेब ब्राउजर्स के बारे में, एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट के अंतर्गत समझेंगे सर्फिंग द वेब्स एंड पॉपुलर सर्च इंजन्स के बारे में। और इससे पहले हमने कुछ वीडियो में सीखा था बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, मैन क्या होता है, नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं। और इंटरनेट के अंतर्गत हमने सीखा था कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट एंड WWW के बारे में, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट के बारे में, URL के बारे में और ISP के बारे में। तो जिन लोगों ने उन वीडियो को मिस कर दिया है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी प्रोटोकॉल क्या है। तो इंटरनेट तथा अन्य नेटवर्क्स पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा का आदान प्रदान करने हेतु नियमों का समूह जो होता है उसे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। यानी कि जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा इंटरनेट के माध्यम से भेजते हैं तो वो किसी नियमों के अंतर्गत ही ट्रांसफ़र होता है। उन नियमों को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। तो प्रोटोकॉल्स विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा है TCP, जिसका पूरा नाम होता है ट्रांसमिशंस कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो यह नियमों का एक समूह है जो इंटरनेट कैसे कार्य करता है यह निर्णय करता है। यह दो कंप्यूटरों के बीच सूचना स्थानांतरण और संचार को संभव करता है। इसका प्रयोग डाटा को सुरक्षित ढंग से भेजने के लिए किया जाता है। और TCP/IP मॉडल के निम्नलिखित 4 लेयर्स होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला लेयर होता है नेटवर्क लेयर, फिर दूसरा होता है इंटरनेट लेयर और तीसरा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर और चौथा होता है एप्लीकेशंस लेयर। यानी जो हमारे TCP/IP मॉडल के अंदर जो लेयर्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। फिर अगला हमारा है FTP। क्या होता है? तो FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का उपयोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। अगला है हमारा HTTP, जिसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो किसी वेबसाइट के आगे लगता है, जिससे URL का पता खुलता है, अर्थात कोई वेबसाइट खुलती है। जैसे कि आप सभी लोग जब अपने किसी ब्राउज़र्स के ऊपर जाते हैं और किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उसके सबसे आगे आप HTTP को लिखते हैं, वही हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। उसके अगला है हमारा IMAP। क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो जो हमारा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है ये कंप्यूटिंग में IMAP ईमेल सर्वर से TCP/IP कनेक्शन के माध्यम से ईमेल को पुनः प्राप्त और भंडारण करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। IMAP प्रोटोकॉल मार्क क्रिप्शंस द्वारा 1986 में स्टेफनफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था। आमतौर पर IMAP सर्वर पोर्ट संख्या 143 पर काम करता है, यानी 143 पर सुनता है। अगला हमारा है SMTP, तो जिसका पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो SMTP प्रोटोकॉल्स का यूज करके हम अपने ईमेल को एक जगह से दूसरी जगह तक सेंड करते हैं। SMTP के साथ 2 और प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, जिसका नाम होता है POP, जिसका पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और अगला होता है IMAP, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये सभी प्रोटोकॉल TCP/IP की हेल्प से वर्क करते हैं और इनके बीच पोर्ट संख्या 25 काम करता है। अगला है हमारा POP। इसका पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो POP एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जिसका कार्य इंटरनेट पर उपलब्ध ईमेल सर्वर में से मेल को डाउनलोड कर क्लाइंट्स के मेल सॉफ्टवेयर तक पहुंचाना होता है। अगला है हमारा SLIP। तो SLIP का पूरा नाम है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो SLIP एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा यूजर कंप्यूटर मॉडेम का प्रयोग करके इंटरनेट को एक्सेस कर पाता है। यानी हमें इंटरनेट कनेक्ट करना है तो हमें SLIP का यूज करना होता है, इस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं हम। अगला है हमारा PPP, जिसका पूरा नाम होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो जो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स होता है ये डाटा लिंक लेयर का एक कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल है, जिसका उपयोग 2 डायरेक्टली कनेक्शंस पॉइंट टू पॉइंट कंप्यूटरों के बीच
मल्टी प्रोटोकॉल्स डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। यह एक बाइट ओरिएंट प्रोटोकॉल्स है। इसे RFC 1661 के रूप में जाना जाता है। इस प्रोटोकॉल को डायल-अप या ISDN किसी के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जो PPP है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स, इसे डायल-अप और ISDN के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अगला है हमारा SNMP, जिसका पूरा नाम होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसका प्रयोग जो होता है नेटवर्क को मैनेज करने के लिए किया जाता है। यह एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। अगला है हमारा MIME, जिसका पूरा नाम होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। तो MIME एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो एक मैसेज में इमेज, साउंड और टेक्स्ट के सम्मिलन को अनुमति देकर ईमेल की सीमित क्षमताओं का विस्तार करने में मदद करता है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और प्रोटोकॉल्स किस तरीके से काम करते हैं, और इन सभी प्रोटोकॉल्स के बारे में हम समझ चुके हैं। और अगला हमारा टॉपिक है वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं। तो वेब ब्राउजर्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। यह एक डिवाइस में इंस्टॉल्ड होकर रहते हैं। वेब ब्राउज़र की मदद से हम इंटरनेट पर मौजूद बहुत सारे वेब पेज को देख सकते हैं और यह अनेक फाइलों और दूसरे कंटेंट जैसे वीडियो, इमेज और टेक्स्ट का अनुवाद करते हैं और हमारे डिवाइस के स्क्रीन पर उन्हें दिखाते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हम इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हैं तो उसके लिए हमें एक वेब ब्राउज़र्स की ज़रूरत होती है और वेब ब्राउज़र्स हमें हमारे वेबसाइट्स तक पहुंचाने में मदद करता है। तो हमारे पास कुछ हिस्ट्री है वेब ब्राउजर्स की, उसे समझ लेते हैं। तो जैसे 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी W3C यानी WWW के निर्देशक टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया पहला वेब ब्राउजर्स था। फिर वास्तविक में वर्ल्ड वाइड वेब से अंतर करने के लिए इसका नाम बदलकर नेक्सस कर दिया और वेब तक पहुंचने का एकमात्र तरीका था। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि विश्व का पहला हमारा जो वेब ब्राउजर्स था वो WWW के नाम से जाना जाता था। इसका नाम बदलकर बाद में नेक्सस कर दिया गया था और उस समय इंटरनेट पर पहुंचने के लिए मात्र एक ही तरीका WWW था। फिर अगला है 1993 मोज़ेक पहला ब्राउजर्स था जो पाठ में अंतर्निहित छवियों को दुनिया का सबसे पहला लोकप्रिय ब्राउजर बनने की अनुमति देता है। फिर 1994 में पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र नेटस्केप आया जिसे यूजर इंटरफेस के साथ पहली बार 13 अक्टूबर 1994 को उपलब्ध कराया गया था। फिर 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर ने माइक्रोसॉफ्ट के पहले वेब ब्राउज़र्स के नाम से अपनी शुरुआत की। विंडोज़ 95 में इसे सबसे पहली बार ऐड ऑन पैकेज के रूप में जारी किया गया था। फिर 1996 में ओपेरा ने 1994 में एक शोध परियोजना के रूप में शुरू किया जो आखिरकार 2 साल के बाद सार्वजनिक हुआ। यह भी यकीनन ब्राउज़र युद्धों की शुरुआत थी। मुख्य रूप से IE3 और नेविगेटर 3 के बीच में इंटरनेट एक्सप्लोरर नई क्षमताओं के साथ आगे बढ़ा। 2003 में एप्पल का सफारी ब्राउज़र विशेष रूप से नेविगेटर के बजाय मिनीतोस कंप्यूटर के लिए जारी किया गया था। फिर 2004 में मोज़िला ने फायरफॉक्स को नेटस्केप नेविगेटर के रूप में लॉन्च किया। 2007 में मोबाइल सफारी को एप्पल के मोबाइल वेब ब्राउज़र्स के रूप में पेश किया गया था और यह iOS बाजार पर हावी हुआ। तो उसके बाद 2008 में गूगल क्रोम गूगल द्वारा विकसित क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउज़र है। यह पहली बार 2 सितंबर 2008 को रिलीज़ हुआ। फिर 2011 में ओपेरा मिनी ओपेरा सॉफ्टवेयर का मोबाइल फ़ोन के लिए जावा आधारित मुफ्त वेब ब्राउज़र है। यह काफ़ी हल्का फुल्का एवं छोटे आकार का बेहतरीन ब्राउज़र है। मोबाइल फ़ोन पर हिंदी साइटें एवं चिट्ठा पढ़ने के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ ब्राउज़र माना जाता है। इसका नवीनतम संस्करण 5 है। फिर 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने नए वेब ब्राउज़र्स का नाम माइक्रोसॉफ्ट इज रखा। यह विंडो 10 का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र्स है। फिर 2017 में एंड्रॉयड और iOS के लिए जारी किया गया। इज कॉर्टोना के साथ सम्मिलित होता है, यानी जो हमारा विंडो 10 में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र्स है वो माइक्रोसॉफ्ट इज है और वह कॉर्टोना के साथ मिलकर काम करता है। तो जैसे कुछ लोकप्रिय वेब ब्राउज़र्स के नाम अगर हम गिने तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट इज है, गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है और सफारी है, जिनका प्रयोग हम इंटरनेट को चलाने के लिए करते हैं। आगे है हमारा अगला टॉपिक मोड्स ऑफ कनेक्टिविटी इंटरनेट, यानी हम इंटरनेट को किन माध्यमों से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है डायल-अप कनेक्शंस। जब किसी कंप्यूटर में टेलीफोन लाइंस द्वारा इंटरनेट सेवाएं प्रदान होती हैं उस वक्त यह कार्य डायल-अप कनेक्शन के द्वारा किया जाता है।
इस प्रकार कंप्यूटर में टेलीफोन लाइंस द्वारा इंटरनेट सेवाएं देने की सुविधा को डायल अप कनेक्शंस कहते हैं। आईपी सर्वर और कंप्यूटर के बीच डायल अप कनेक्शन में एक अस्थायी संबंध बनाया जाता है। यह अस्थायी कनेक्शन मॉडेम की सहायता से बनाए जाते हैं और दूसरे कनेक्शन की अपेक्षा में यह कनेक्शन काफ़ी सस्ता होता है। इस कनेक्शन में इस्तेमाल होने वाला डाटा जो होता है उसे MBPS और KBPS में मापा जाता है। अगला हमारा है ISDN। तो यह कनेक्शन डायल अप कनेक्शंस की अपेक्षा ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि डायल अप कनेक्शंस की तुलना में इंटीग्रेटेड सर्विस डायलॉग्स नेटवर्क की स्पीड जो होती है वो अधिक होती है और यह कनेक्शंस अधिक और अच्छे तरीके से काम करता है। फिर अगला है हमारा लीज्ड लाइन कनेक्शंस। तो टेलीफोन में कंप्यूटर और आईपी सर्वर से जुड़ने का काम लीज्ड लाइन कनेक्शन का होता है, जिससे कनेक्शन का इस्तेमाल 24 घंटे किया जा सकता है। लीज्ड लाइन कनेक्शन अन्य कनेक्शनों की अपेक्षा ज़्यादा महंगा होता है। उसके अगला है हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शंस। तो यह 100 Mbps की अंतरण दर के साथ एक बहुत ही उच्च गति वाला इंटरनेट है। इस प्रकार के कनेक्शन का प्रयोग हाई स्पीड इंटरनेट डाटा को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन की कीमत अन्य कनेक्शन से थोड़ी अधिक होती है। यह 4 प्रकार के हाई स्पीड डाटा यूजर्स को प्रदान करते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL, दूसरा है केबल मॉडेम, तीसरा है ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइंस और चौथा है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। तो इन तरीकों से हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो होता है वो इंटरनेट सुविधाएं प्रदान करता है। फिर अगला है हमारा वायरलेस इंटरनेट कनेक्शंस। तो वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन में बिना टेलीफोन तार के ही इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस कनेक्शन में तार का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड के द्वारा डिवाइस को इंटरनेट सुविधाएं और सेवाएं प्रदान की जाती हैं, परंतु इंटरनेट कवरिंग एरिया में ना हो तो यह कनेक्शन कार्य नहीं कर पाता है। यानी जो वायरलेस एरिया नेटवर्क है ये बिना तार के रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करता है, लेकिन जहां पर हम यूज कर रहे हैं अगर वहां पर नेटवर्क अच्छे नहीं हैं तो इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी लो हो जाती है और कभी कभार इसका कनेक्शन हो भी नहीं पाता है। फिर अगला है मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन। तो इस प्रकार के कनेक्शन का इस्तेमाल ज़्यादातर मोबाइल में किया जाता है। मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों द्वारा अलग अलग प्रकार के प्लान दिए जाते हैं। यूजर्स इन प्लान को अपने इस्तेमाल के अनुरूप खरीदते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम वोडाफोन, एयरटेल, जियो ऐसी बहुत सी कंपनियों के सिम यूज करते हैं अपने मोबाइल के अंतर्गत, और जो भी डाटा हमें पसंद होता है या महीने भर का या 3 महीने का या साल भर का, जिस तरीके से भी हम यूज करना चाहते हैं उस तरीके से उस प्लान को खरीदते हैं और अपने मोबाइल में इंटरनेट को यूज करते हैं। फिर अगला टॉपिक है हमारा आइडेंटिफाई एंड यूजेस ऑफ आईपी, मैक, IMEI के बारे में। तो सबसे पहला है व्हाट इज आईपी। आईपी क्या है? आईपी के बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, फिलहाल थोड़ा समझ लेते हैं। तो आईपी एड्रेस को सिंपली हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस भी कह सकते हैं। यह एक यूनिक एड्रेस होता है जिससे एक डिवाइस को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। यानी कि सभी डिवाइसों का अपना एक आईपी एड्रेस होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी डिवाइस को बड़ी आसानी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगला है हमारा व्हाट इज मैक। मैक क्या है? तो मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। इस डिवाइस का फिजिकल एड्रेस भी होता है। साथ ही मैक एड्रेस को नेटवर्किंग हार्डवेयर एड्रेस, बर्न इन एड्रेस एंड इथरनेट हार्डवेयर एड्रेस के नाम से जाना जाता है। मैक एड्रेस नेटवर्क डिवाइस का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसे मैन्युफैक्चरर द्वारा डिवाइस की मेमोरी रोम में या फिर अन्य विधि द्वारा डिवाइस में ही एम्बेडेड कर दिया जाता है। मैस एड्रेस को IEEE 802 नेटवर्क के सभी नेटवर्क्स, इथरनेट, ब्लूटूथ, वायरलेस आदि में इस्तेमाल किया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा व्हाट इज IMEI। तो IMEI का फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। यह अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या होती है। IMEI नंबर में उस मोबाइल से संबंधित लगभग सभी जानकारियां दी गई होती हैं। अपने फ़ोन से अगर हम IMEI नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें डायल करना होगा *06#। डायल करके हम उस मोबाइल नंबर का IMEI नंबर पता लगा सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है व्हाट इज DNS। डोमेन नेम सिस्टम क्या है? तो DNS को 1983 में पाउल मॉकपेर्टिस और जोहन पोस्टल ने प्रस्तावित किया था। DNS एक ऐसी इंटरनेट सेवा है जो कि डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदल देता है।
क्योंकि मनुष्य डोमेन नेम जैसे कि upcss.com किसी वेबसाइट को सर्च करें, ये डोमेन नेम है, तो आसानी से इसे याद भी किया जा सकता है और सर्च भी किया जा सकता है। लेकिन इस वेबसाइट का अगर हमें IP एड्रेस जिसके द्वारा इंटरनेट पर इसे सर्च किया जाता है, अगर उसे याद करना हो तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। DNS सर्वर के द्वारा हम अपनी इच्छा अनुसार ब्राउज़र में किसी भी वेबसाइट का नाम जैसे google.com टाइप किया और उस वेबसाइट से हम कनेक्ट हो गए, जबकि हम उसका अगर IP एड्रेस डालें 172.217.116.68 तो टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि google.com सीधे इनडायरेक्टली तरीके से उस IP को सर्च करके ब्राउज़र्स हमें google.com पर पहुंचा देगा। तो जो DNS होता है वो हमें किसी भी वेबसाइट पर पहुंचाने में मदद करता है। जो हमारी वेबसाइट नेम होती है वो DNS होता है, डोमेन नेम सिस्टम। तो जैसे बहुत सी वेबसाइट्स हैं, अगर उनके IP एड्रेसेस हमें याद करके उनको याद करना पड़े तो बड़ी कठिनाई होगी हमें, हम बहुत सारी वेबसाइट्स को याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनके डोमेन नेम से अगर हमें याद करना है तो हम बहुत सी वेबसाइटों को नाम द्वारा याद रख सकते हैं। तो इसी के लिए DNS को बनाया गया है कि अगर हम किसी वेबसाइट को उसके IP से नहीं याद कर पा रहे हैं तो उसके DNS से याद रखें और उसे उसके बाद ब्राउज़र द्वारा खुद ही उसका IP को सर्च करके उसे सामने लाया जा सके। फिर आगे है हमारे पास अगला टॉपिक, सम लिस्ट ऑफ लेटर एड्रेसिंग सिस्टम। तो इसको समझ लेते हैं। जैसे वेबसाइटों के पीछे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे लिखा होता है upcss.com या लिखा होता है .org, जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी .org, या और भी ऐसी वेबसाइट हैं जिसके पीछे लगा होता है .gov, है ना। तो इस तरीके से वो सब लेटर एड्रेसिंग होते हैं, पीछे लगे होते हैं जो डोमेन नेम होते हैं। तो उनका वेबसाइट से क्या संबंध है उन्हें हम समझ लेते हैं। तो जिन वेबसाइट के पीछे .com लगा होता है वो कॉमर्शियल वेबसाइट्स होती हैं, जिनके पीछे .org लगा होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस यानी संस्था से संबंधित होती हैं, जिनके पीछे .gov लगा होता है वो गवर्नमेंट साइट्सों से संबंधित होती हैं, जिनके पीछे .net लगा होता है वो नेटवर्किंग से संबंधित होती हैं, जिनके पीछे .co लगा होता है वो कंपनी से रिलेटेड होती हैं, जिनके पीछे .edu लगा होता है वो एजुकेशनल वेबसाइटें होती हैं, जिनके पीछे .info लिखा होता है वो इन्फॉर्मेशन से संबंधित होती हैं। कुछ इसी तरीके से कंट्री रिलेटेड लेटर एड्रेसिंग लिस्ट भी है, जैसे .in तो इंडिया है, .jp तो जापान से है, .us है तो यूनाइटेड स्टेट्स से है, अगर .uk है तो यूनाइटेड किंगडम से है, अगर .ca है तो कनाडा से है, अगर .pk है तो पाकिस्तान से है। तो इस तरीके से हम इनकी पहचान कर सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट किससे संबंध रख रही है। तो इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं, ये CCC में पूछे भी जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक है एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट, जिसमें सबसे पहले है सर्फिंग द वेब। सर्फिंग क्या है? तो वेब सर्फिंग शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति इंटरनेट पर सर्च इंजन के माध्यम से कोई विशेष जानकारी सर्च करता है और बिना पूर्व उद्देश्य के वेबसाइट विजिट करता रहता है। इस प्रक्रिया को सर्फिंग कहा जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसने ब्राउज़र खोला, थोड़ी देर अगर हम कुछ ढूंढना चाहते हैं तो हमने कोई वेबसाइट को ढूंढा, फिर वहाँ हमें वो जानकारी नहीं मिली तो हम अगली वेबसाइट पे चले गए, वहाँ भी वो हमें जानकारी नहीं मिल पाई, हम तीसरी वेबसाइट पे चले गए। तो इस तरीके से जब एक वेबसाइट से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरीके से हम जब पहुँचते हैं उस क्रिया को सर्फिंग कहा जाता है। फिर उसके आगे हमारा अगला टॉपिक है सर्च इंजन। तो सर्च इंजन एक ऐसी सर्विस है जिसे हम इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। सर्च इंजन एक वेब बेस्ड टूल्स या सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को www वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी जानकारी को प्राप्त करने में सहायता करता है। तो हमारे पास कुछ सर्च इंजन है जो बहुत ही पॉपुलर हैं, जिसमें गूगल है, याहू है, अल्टाविस्टा है, एक्साइट है, AOL है, हॉटबॉट है, इन्फोसिस है, डगडगो है, ask.com है, बिंग है, लाइकोस सर्च इंजन है। तो इस तरीके से हमारे ये सभी सर्च इंजन्स हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी वेबसाइट को या किसी भी जानकारी को वेब ब्राउज़र्स पर टाइप करके सर्च कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में, मोड्स ऑफ कनेक्टिविटी इंटरनेट के बारे में, पॉपुलर्स वेब ब्राउज़र्स के बारे में और सफरिंग द वेब और सर्च इंजन्स के बारे में। अगले आने वाली वीडियो में हम चैप्टर 6 से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।